हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग विज्ञान अध्ययन। देखो आप सब लोग ज्ञान अध्ययन देख रहे हो, है ना। हम लोग आज एक और नया चैप्टर जो है 10th क्लास का, जी हाँ, प्रकाश जो है वो स्टार्ट यानी प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज जो हमारा चैप्टर है लाइट का, वो मैं जो आपके एनसीईआरटी में दो पार्ट में है चैप्टर, ठीक है ना। ये चैप्टर आपके दो पार्ट में है एनसीईआरटी में। एक तो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है इसका वो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग जो है ना इस सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अधिकतर बच्चों को क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर डाउट्स नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है जो सेकंड पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ना बच्चों को बहुत डाउट रहता है, क्योंकि ना इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों का नहीं हो पाता है कि ना, उसमें डाउट्स रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर तुम्हें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, क्या करना है बताओ? अपवर्तनांक। अगर तुम्हें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो तुम यहाँ पर फंस जाते हो, जो कि एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के एग्जाम में तो आते आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर ये करता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। तो हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा से, यानी कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रहे, हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट वगैरह की परिभाषा क्या होता है ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि लाइट क्या होती है, फलाने का, ठीक है ना। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखा है प्रकाश के परावर्तन में। मैं उससे बढ़ रहा हूँ आगे, और बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट नोट्स जो आपके मैं बनवा रहा हूँ ये बड़े काम आएंगे, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स बुक में ना नोट्स बनाते रहे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको लिखा कीजिए, ठीक है। यानी कि समझने के बाद में पॉज कर लो और इसको लिख लो, ठीक है ना। क्या करना इसने ये होगा कि जब आप पेपर में जाएंगे तो उससे पहले जो तुम्हें कुछ समय मिलता है ना, छुट्टियां वगैरह मिलती है, तो उसमें तुम्हारे नोट्स बने रहेंगे, तभी तो आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो रिवीजन इज मोर इंपोर्टेंट, है ना, और बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो भाई, साफ साफ बोलता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में क्या होते हैं, इसके जाने की जो होती है क्या डायरेक्शन, दिशा होती है, वो परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश को एक माध्यम से, जैसे कि ना मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा रहा हूँ, खैर डायग्राम तो बाद में आ ही जाएगा। दो माध्यम होते हैं, ठीक है। एक माध्यम हो गया मेरे पास, मान लो माध्यम एक, ठीक है ना, माध्यम एक हो गया, और एक हो गया माध्यम दो। माध्यम दो हो गया ना, तो मेरे पास दो माध्यम हो गया, एक माध्यम एक और एक माध्यम दो। अब यहां पर क्या देखो, माध्यम एक और माध्यम दो हो गया, तो माध्यम एक से प्रकाश आई, है ना, सपोज करो ऐसे आई, तो लाइट जो है माध्यम एक से आएगी ऐसे। अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग लंब देंगे, लंब क्या होता है कि 90 डिग्री पे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइट है या तो जाएगी ऐसे या जाएगी ऐसे, या फिर मान लो अगर मेरे पास दो माध्यम है, ठीक है, एक माध्यम ऊपर है, माध्यम एक और माध्यम दो, ठीक है ना। तो अभी क्या देखो, इस वाले में मैंने लाइट को ऐसे लिया और गया कहाँ, ऐसे गया, है ना। ये हमारे पास लंब है, इसको एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है यानी कि लंब, अभिलंब है ना, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो प्रकाश है अभिलंब से दूर गया, कहाँ गया? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दूर न जाकर के इसके पास आ जाए, ये क्या है? लंब हो गया। प्रकाश ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऐसे आने बाद में ये ऐसे हो गया, कहाँ हो गया देखो, लंब की ओर, कहां पर आ गया? इसमें क्या है देखो, इसके अंदर क्या है कि प्रकाश को जाना था ऐसे, जाना था ऐसे, लेकिन आगे किधर की तरफ? इधर की तरफ, है ना। और यहां पर क्या है, प्रकाश को जाना था ऐसे, प्रकाश को जाना था ऐसे, और जा रहा है कहां बताओ? उधर की ओर। यानी कि ये जो अभिलंब है एन, ये जो एन है, ठीक है, देखो एन से दूर गया और इसमें एन की ओर गया, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो वो अपने वास्तविक पाथ से, पाथ मतलब होता है जिस पर वो चल रहा था, पथ पे, है ना, ये ऐसे जा रहा था ना पहले,
लेकिन ऐसे ना जा करके वो लंब की ओर मुड़ गया, ठीक है, तिरछा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। यहां पर भी क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इस प्रकाश को देखो जाना था कैसे, ऐसे, लेकिन जा रहा कैसे, ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको ना एक्सपेरिमेंटली दिखा दूंगा कि जो प्रकाश होता है वो वास्तव में ऐसा ही करता है, ठीक है ना। मैं भी एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं लगे पता। आपको ध्यान रखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पाथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, या तो लंब की ओर या लंब से दूर, ठीक है। इस परिघटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अब प्रकाश के अपवर्तन आपने कहां कहां देखे हैं वास्तविक जीवन में, आपको मैं अब ये समझा देता हूं, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन जो है आप लोगों ने बहुत बार देखा है, कैसे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक जो स्थिति होती है उससे विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। यानी कि आप लोग ना जब जाते हो नहाने स्विमिंग पूल में तो जो उसका तल होता है ना, तुम्हें लगता है कि ऊपर ही है, लेकिन जब तुम उसमें कूदते हो ना तब पता चलता है अरे तो ज्यादा गड्ढा है यार, है ना। मतलब तुमको लगता है कि पानी उसमें कमर तक आएगी, लेकिन जब उसमें घुस जाते हो तब पता चलता है पानी छाती तक आ गया, पानी यहां तक आ गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ प्रतीत, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर तुम लोग क्या करते हो, पेंसिल वगैरह को गिलास में डुबा देते हो, कहां पर, गिलास में लोग आधे गिलास पानी, और उस पानी में आप लोग क्या करते हो, पेंसिल को डुबा दोगे, तो तुम्हें ना जहां पर पानी होगा, देखो जैसे मान लो ये क्या है, गिलास है ना, तो इसमें क्या है, पानी है इसमें नहीं, यहाँ तक हमने मान लो पेंसिल उसमें लिया ऐसे, है ना, पेंसिल ये है, तो तुमको हल्का सा ना एस एस दिखाई, देखो है ना, तुम्हें यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देता है ना, जहां पर पानी खत्म होता है, पानी की जो लेयर होती है ना, ठीक है, हम उसे बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है ना, यानी अपवर्तन पृष्ठ, ठीक है ना। वहां पर तुम्हें पेंसिल टूटी हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, टूटी हुई दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि वहां हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। टूटी हुई आपको पेंसिल दिखाई देगा, अंतर पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना उसको, पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में नींबू अगर तुम रख दोगे पानी में, या बिना पानी का भी, तुम अगर नींबू रख दोगे कांच के गिलास में तो तुम्हें नींबू जो ना आकार बड़ा बड़ा दिखाई देगा, कि नींबू इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, है ना, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो ये घटनाएं अगर आपने कभी नहीं देखा ना तो आप पहले जा करके देख लीजिएगा अपने आसपास स्विमिंग पूल में। और ये पेंसिल वाला जो है, एक गिलास पानी लो, कांच गिलास होना चाहिए कांच का, ठीक है ना, ताकि आपको दिख सके बाहर से। तो उसमें ना कांच के गिलास में आप पानी लो आधी गिलास, उसमें पेंसिल को डालना, ठीक है ना, जिससे आप लिखते हो, देखना आपको टूटी हुई दिखाई देगा, ठीक है। कांच के गिलास में ही आप घर पे ही नींबू डाल के देखना, ठीक है, आपको नींबू जो है बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में आता है कागज पर लिखे शब्द गिलास के स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, प्रधानाचार्य के, आप जब ऑफिस में जाते हो अपने स्कूल में, आप कभी जाना, तो उनका जो आगे ना टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर एक रखा होता है कांच का गिलास, ठीक है ना, इतना मोटा होता है, और उसके नीचे जो रखे होते हैं कोई कभी कार्ड वगैरह ना, किसी ने कार्ड दिया वो रख दिया, या कोई दूसरा चीज होता है, टाइम टेबल होता है तुम्हारे स्कूल का ना, तो प्रधानाचार्य होते हैं उनके आगे रखा होता है, ठीक है ना, कहाँ पर, स्लैब पे। तो तुम कभी जाके देखना, ठीक है ना, वो जो उसमें लिखे हुए वर्ड्स होंगे, लेटर अक्षर होंगे ना, वो तुम्हें मोटा मोटा और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। वो भी क्यों दिखाई देगा, प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो प्रकाश अपवर्तन होता क्या, आपने ये सीख लिया। प्रकाश अपवर्तन के जो उदाहरण है वो कहाँ कहाँ होते हैं ये भी आपने अभी देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोगों के पास में आता है कि कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन कैसे होता है, हम यहाँ पर अभी जानेंगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है ये का ए बी सी डी, आपको ना दिख रहा होगा, ए इधर हमारे पास बी हो गया, ठीक है ना, इधर सी हो गया, और यहाँ हमारे पास में डी। ए बी सी डी क्या है, एक आयताकार कांच का स्लैब है। कांच का स्लैब क्या होता है, वही जो मैंने आपसे कहा ना अभी, कि आपके प्रधानाचार्य के ऑफिस में होंगे, कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे, ठीक है ना, उसमें जाकर के देखना कांच का स्लैब होता है, ठीक है, वैसे आपको मैं भी अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग देख देख लेना। अब इसमें क्या है, देखो ये हमारे पास एक वायु है, क्या है ये भाई, कांच के बाहर कौन होता है, एयर, क्या होता है, एयर, यानी कि वायु, और ये
अंदर क्या है, गिलास, गिलास बोले तो कांच, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखो, ये जो कांच है ये प्रकाश हमारे पास आ रहा है किसमें से, वायु में से, ऐसे आ रहा है। अब ये कांच का क्या है, ये अंतरपृष्ठ, जहां पर ये प्रकाश टकराया कांच की सतह से उसे बोलते हैं अंतरपृष्ठ, ठीक है ना, अंतरपृष्ठ। अब अंतरपृष्ठ पर से क्या हुआ, प्रकाश देखो जाना था इसको इस ओर, है ना, और जा रहा है किधर की ओर, इधर अभिलंब की ओर, है ना। तो ये जो अभिलंब की ओर गया है प्रकाश यहाँ, ठीक है, ये क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब देखो इसमें एक बार हुआ, इसमें अभी अपवर्तन एक बार हुआ। अगर ये अभिलंब खींचा गया है तो ये जो प्रकाश का, सुनो, जो प्रकाश अभी वायु में है अपवर्तन से पहले, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतित, सबको पता होगा वैसे, है ना, आपतित किरण, ठीक है ना। और जो कांच में घुसा प्रकाश उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपवर्तित, क्या बोलेंगे उसको, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं उसको रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है ना। और इससे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो अभिलंब के साथ जो ऊपर इंसिडेंट रे, ओहो ये मैंने गलत बोल दिया बेटे, है ना, ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे जो है ना वो आपका ऊपर से आ रहा है, अभी तक वो कांच में नहीं गया है, अपवर्तन से पहले की किरणें, ठीक है। वो क्या करता है अभिलंब के साथ, ये N4 होता है अभिलंब, N4 होता है अभिलंब, ठीक है ना। अभिलंब के साथ क्या कर रहा है, एंगल आई बना रहा है, यानी कि आई कोण बनाता है। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सॉरी आपतित कोण, क्या बोलते हैं उसको, हम इसे बोलते हैं आपतित कोण, है ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब ये प्रकाश कांच में एंटर करती है तो जो प्रकाश कांच में एंटर करती है वो अपने वास्तविक पाथ से, रास्ते से भटक गई है, नॉर्मल की ओर आ गई, एन की ओर आ गई ना, तो उसने अभिलंब के साथ यहाँ आपको दिख रहा होगा R1 कोण बनाया, क्या बनाया, R1 कोण इसका बना। तो R जो हमारे पास कोण है इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित कोण, ठीक है ना, अपवर्तित हम इसको कोण बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा अपवर्तित कोण, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अभी यहां पर एक बार हुआ रिफ्रैक्शन, कितनी बार हुआ, ये प्रकाश जो है कांच में जा रहा है, कांच में जा रहा है, कांच में जा रहा है, कांच में जाने के बाद फिर क्या हुआ, कांच से बाहर भी तो निकलेगा। जब कांच में अंदर चल रहा है तो वहां पर प्रकाश की चाल कुछ और होगी, क्या होगी, कुछ और होगी। और जब ये प्रकाश, और यहाँ पर माध्यम भी क्या है, कांच, क्या है माध्यम भी, गिलास, यानी कि एक माध्यम। अब दूसरे माध्यम कौन है, दूसरा माध्यम कौन है, फिर से वापस बाहर है, वायु, है ना, यानी कि एयर, क्या है। तो जब एक माध्यम कांच में से दूसरे माध्यम हवा में जाएगा, फिर से एक बार यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से पुनः अपवर्तन होगा, क्या होगा, यानी कि अब लाइट देखो ऐसे आ रहा था, ये वापस जो है, अब देखो जब ये हवा से गया कांच में तो अभिलंब की ओर गया प्रकाश, और अब देखो जब कांच से हवा में जा रहा है तो प्रकाश अभिलंब से दूर भाग रहा है, कहां भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना। यही बात जो को पता होना चाहिए। अपवर्तन सबको पता होता है, लेकिन अपवर्तन जब कांच के स्लैब से होता है तो उससे पूछो कि नॉर्मल की तरफ अभिलंब की ओर प्रकाश कब झुकता है और अभिलंब से दूर प्रकाश कब जाता है, ये पता नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अपवर्तन सबको पता होता है। क्या हुआ, जब हवा से प्रकाश कांच में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकता है, लेकिन जब वही प्रकाश कांच से हवा में बाहर निकलता है तो अभिलंब से दूर जाता है, क्यों, ठीक है। इसका आंसर बताऊंगा अभी आने वाले टॉपिक्स पे, ठीक है ना, फिलहाल आप ध्यान रखो। तो ये हमारे पास क्या था, अब यहाँ पर जब एंगल ये कहां पर था, सॉरी जब ये लाइट था हवा में, सॉरी कांच में था, कहां था, कांच में था, तब इसको था आपतित कोण, सॉरी आपतित किरण, ठीक है। वो अभिलंब के साथ एंगल I2 बना रहा है, ठीक है। I1 I2 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो बार एंगल है ना, इसलिए, ठीक है ना। I1 लिया हमने R1 के साथ में, और सॉरी I1 लिया R1 के साथ में, और I2 हमने लिया R2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर दो बार कांच की जो गिलास है,
कांच की जो स्लैब है ना उसमें 2 बार होता है अपवर्तन, एक बार जब एंटर करता है तब, और एक बार जब बाहर निकलता है तब। और जब तक वो प्रकाश कांच में रहता है ना तब तक अपवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। जब बाहर निकलता है माध्यम में दूसरे, यहाँ पर हवा में, तब होगा, ठीक है ना। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब देखो इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इसको आना था ऐसे, है ना, लेकिन ये आया ऐसे, फिर ये बाहर निकला, तो देखो आपस में कैसे समांतर है, क्या आपस में समांतर। तो ये जितना दूरी है ना ये हमको आगे ज्ञात करना होता है बड़ी क्लास में, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल हम लोग इस दूरी को क्या कहते हैं ना ये बोल के छोड़ देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो अपवर्तन, तो अपवर्तन कांच की जो स्लैब है उससे कैसे होता है, ऐसे, ठीक है ना, और 2 बार होता है। ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, ये हेडिंग डाल करके, ठीक है ना, ताकि आपका नोट्स पूरा कंप्लीट बने, ठीक है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि आपने यहाँ पर अभी क्या देख लिया, कांच के स्लैब से अपवर्तन, ठीक है ना। देखो अब आता है प्रकाश अपवर्तन के नियम, क्या आते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम आते हैं। ये नोट्स में बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आपको ना बनाना चाहिए और लिखना चाहिए जरूर, ठीक है। देखो प्रकाश अपवर्तन के नियम कितने नियम, इसके 2 नियम है, ठीक है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि भाई आपतित क्या, आपतित क्या, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित, अपवर्तित क्या होता है, अपवर्तित नहीं समझते आप लोग, अपवर्तित किरण जो दूसरे माध्यम में गई प्रकाश और वो क्या हुई, अपने वास्तविक पथ से विचलित हुई, हमने उसे कहा है अपवर्तित किरण। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, देखो ये हमारा क्या है, हवा है ऊपर, यहाँ कांच है, तो इन दोनों माध्यम को ये पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है ना, उसे बोलते हैं अंतर पृष्ठ, ध्यान रखना, ठीक है। पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु कहां, देखो ध्यान से, हम इसे बोलेंगे आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, पर अभिलंब, ये है क्या, अभिलंब है ना, ये तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों, ठीक है ना, एक ही तल में होते हैं, ये कहता है प्रथम नियम, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि प्रकाश अपवर्तन के नियम पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, या तो प्रकाश अपवर्तन का आता है या प्रकाश परावर्तन का, ठीक है ना, कोई एक आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, दूसरा नियम क्या बोलता है, देखो दूसरा नियम हम लोग 2 प्रकार से याद कर सकते हैं, एक तो परिभाषा, ये वाला पूरा, ठीक है ना। अगर परिभाषा तुम्हें याद नहीं रहता है क्योंकि लंबा है, ठीक है ना, तो तुमको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, ये याद कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला दिया किसने, स्नेल ने, किसने दिया, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया, तो हम इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हम इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल के अपवर्तन का नियम, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर, अब साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तित कोण, और साइन को बोलते हैं हिंदी में जया, क्या बोलते हैं, जया, ठीक है ना। तो इसने वही बोल रखा है इसमें, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, क्योंकि ना प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सब जानते हो, उन 7 रंग में से ना सभी जो रंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, विचलित होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसने कहा है कि केवल किसी एक रंग के लिए, ठीक है ना, कोई भी रंग हो सकता है, वो निश्चित रंग के लिए और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन आई, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, साइन, ठीक है ना। और कौन होगा, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अपवर्तन कोण यानी कि ये रहा आर, तो साइन आई और साइन आर, साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन हो, अपवर्तन कोण की जया, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये जो होता है इसका अनुपात है ना, मतलब भाग आपस में स्थिर अनुपात होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण का नियम। और ये जो स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ये अलग अलग माध्यमों के लिए फिक्स है, ठीक है ना, हवा के सापेक्ष। देखो हम इसी कोण को, हम इसी अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, ये जो स्थिरांक है, सॉरी ना, ये जो स्थिरांक है हम इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं इसको, जो पेपर में तुमसे निकलवा लेगा, ठीक है, और बहुत इंपोर्टेंट भी ये हो जाता है, ठीक है ना।
अपवर्तनांक आपको निकालना आना चाहिए। अब अपवर्तनांक की कोई तुमसे परिभाषा पूछे तो यही बोल देना, ठीक है ना। क्या बोलता है, एन, एन से दिखाते हैं किसको, अपवर्तनांक को, किससे, एन से, ठीक है। अब एन क्या होता है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल ऊपर रखेंगे और माध्यम दो में प्रकाश की चाल, अगर हम जो भी प्रकाश की चाल माध्यम एक में हवा में, आपको बता देता हूं, वैसे मालूम होगा, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर में है और ये 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर, मीटर, ठीक है ना, जब आपको ध्यान रखना मीटर में है पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रकाश की चाल, ठीक है ना, इसका यूज आगे चल के हो जाएगा, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं अपवर्तनांक, एन का सूत्र क्या हो गया, माध्यम एक में प्रकाश की चाल हो गया और माध्यम दो में हो गया प्रकाश की चाल, तो दोनों का अनुपात। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको देखो, ये जो है N21 क्या लिखा हुआ है, N2 का मतलब ये है कि माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष, ये पढ़ना सबको आना चाहिए। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, बच्चे बहुत बार पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। अब हमारे पास बहुत बार ना माध्यम चेंज होता रहता है, ठीक है ना। देखो किसी ने हमसे कहा, तो हम लोग ना यहाँ पर और देखते हैं जैसे, देखो हमसे मान लो किसी ने कहा कि माध्यम ये है, ये माध्यम ना एक हो गया, माध्यम एक हो गया, ठीक है, और ये प्रकाश गया इसमें, ये माध्यम दो हो गया, माध्यम दो हो गया, ठीक है। और फिर कांच था कांच, फिर दो से कहां गया, एक में गया, दो से फिर एक में गया, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया प्रकाश, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 2 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका मतलब हुआ दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो प्रथम माध्यम क्या हमारे पास, हवा है कि नहीं, और दूसरा माध्यम क्या है, कुछ भी, कांच है ना, पानी है ना, कोई भी और हो सकता है, मिट्टी तेल है ना, कोई माध्यम हो सकता है, हम उसको ये लिखेंगे, ठीक है, 2 1। अब देखो प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले में तो जा रहा है, तो पहले माध्यम में जा रहा है दूसरे माध्यम से, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक भी निकालते हैं, तो हम उसको लिखेंगे N12, क्या लिखेंगे, क्या मतलब हुआ, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के अपवर्तनांक के, सॉरी, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी को ना हम लोग यहाँ पर तुम्हें लिख के दिखा रहे हैं कि माध्यम दो का अपवर्तनांक हो जाएगा माध्यम एक के सापेक्ष, और माध्यम एक का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, उसे हम लोग N12 से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि तुम्हें अगर माध्यम दो का निकालना है अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल कितनी थी माध्यम एक में, उसको भाग कर देंगे प्रकाश की चाल कितनी थी माध्यम दो में। अगर तुमको निकालना है क्या चीज, अगर तुमको निकालना है N12, क्या निकालना है, N12, तो प्रकाश की चाल माध्यम किसमें लिखेंगे, दो में, और बटे क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल माध्यम एक में, ठीक है ना। एक दो को हमारे पास होता है फॉर्मूला, v मतलब होता है वेग या वेलोसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, किसका, प्रकाश का, ठीक है ना। अब यहाँ तो अगर हवा है, एक मीडियम हवा है, तो हवा में चाल जो ना जो होता है तुम जानते हो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। वो मैं जब तुम्हें क्वेश्चन ना, अभी तो मैं वन शॉट कर रहा हूँ केवल किसका, थ्योरी पार्ट का, और जब मैं पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, तो जैसे मैंने पहले चैप्टर का ना लिया था पूरा एक वन शॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस का, इसका भी लेंगे, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। बढ़ते हैं आगे, यानी कि हमारे पास क्या बोलता है, अच्छा एक ये बड़ा इंपोर्टेंट है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या चीज होता है भाई, ये पेपर में पूछता है एग्जाम, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, 100%, ठीक है ना। तो फिर मत कहना कि बताया नहीं, ठीक है ना भाई, 26 अक्टूबर को मैं बता रहा हूँ 2024 में, ठीक है, तो मैं बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है ना, बोर्ड में जब ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक पेपर में ना बड़ा इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान रखना, यदि माध्यम एक जो है निरपेक्ष कब होगा, सुनो, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर दो माध्यम, हम सभी क्या जानते हैं कि दो माध्यम होता है, उसमें से अगर एक माध्यम हवा है, हवा मतलब वायु है, अगर वायु है या फिर क्या है, निर्वात है, ठीक है ना, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक
निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। किसके? निर्वात के सापेक्ष। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। यह माध्यम का क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये मेरे पास वायु है, क्या है? वायु है। प्रकाश ऐसे आने के बाद में ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया, प्रकाश ऐसे गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग निकालेंगे इसका अपवर्तनांक, तो वायु से कहां जा रहा है? कांच में। कहां? कांच में जा रहा है, तो N21 लिखेंगे, N21। अगर माध्यम 1 और 2 बोलते हैं तो 1 2 लगाते हैं, और अगर यहाँ पर 1 2 नहीं लिखा है तो A फॉर एयर और G फॉर कांच यानी कि गिलास, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? GA। क्या लिखेंगे? क्या मतलब हुआ? माध्यम कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इसमें एक माध्यम क्या बताओ? वायु है ना, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कांच या पानी, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलते हैं इसको? निरपेक्ष अपवर्तनांक तब होता है जब एक माध्यम वायु हो, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मान लो कांच रखा है, फिर नीचे पानी है, नीचे, तो अगर कांच में से पानी में जा रहा है प्रकाश, तो वहां पर दोनों में से कोई भी माध्यम कौन नहीं है? वायु नहीं है ना। तो वहां पर हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं लगाते, ठीक है ना। वहां हम लोग क्या लगाते हैं? केवल अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग, अच्छा एक चीज में यहाँ पर ये आता है कि देखो n क्या है, यहाँ पर n इसमें गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पर ओनली n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओनली यहाँ पर n लिखते हैं ना, n। तो n c अपॉन v। c क्या है? प्रकाश की चाल। कितना? ये है ना, सब जानते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए ना। हीरे का जो होता है सबसे अधिक, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक हो, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना? 2.2, ठीक है, 2.42 होता है, 2.42 होगा, ठीक है ना। है इसका तात्पर्य क्या? अच्छा तुमसे किसी ने बोल दिया, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में और ये पेपर में आता भी है, ठीक है ना, क्या भाई हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? देखो केवल n लिख रहा हूं, n मतलब वायु के सापेक्ष, ठीक है ना। किसका? डायमंड का। वो होता है 2.42। इसका मतलब क्या है? हीरे का ही नहीं, तुमसे अगर किसी भी चीज का पूछेगा, प्रकाश की चाल, सॉरी नॉट प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक का, मान लो पानी है, क्या है? तो पानी का होता है 1.33, ये जल का है, ये जल का है, और ये हीरे का है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है भाई? तुमको दे दिया उसने, क्या तात्पर्य है इसका? तो इसका मतलब यह है कि जितनी स्पीड लाइट की हवा में है, किसमें? उससे 2.42 गुना, कितना? 2.42 गुना स्पीड कम है, किसमें? हीरे में। किसमें? हीरे में। मान लेते हैं, ठीक है ना, सच में नहीं होता, मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है प्रकाश। कौन? वैसे तो ये है प्रकाश चाल, है ना, हवा नहीं कहा मैंने, प्रकाश का है, ठीक है ना। वैसे तो ये होता है ना उसमें एक्चुअल, तो अपनी आसानी के लिए ना मैंने ये लिया हुआ है। मान लो अगर प्रकाश इतने की स्पीड से चल रहा है, मान लो, तो हीरे में जब अंदर जाएगा तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? इससे गुना कर देंगे, इससे। अगर मैं 100 में गुना कर दूं, किसकी? नहीं, इससे 1/2.24 गुना होगी। कितना होगी? अब अगर मैं इससे गुना कर दूं इसकी, तो जो निकल के आएगा वो 100 से कम आएगा, 100 से, ठीक है ना, 50 पॉइंट ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये कि प्रकाश की चाल कम हो जाती है, किसमें? हीरे में। तो सबसे धीरे कौन होता है? सबसे मंदा प्रकाश चलता है हीरे में, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि अगर अपवर्तनांक मुझे दिया हुआ है, ये पानी का है, पानी का अपवर्तनांक इतना है, कितना है? इतना है। तो अगर जल के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो प्रकाश की चाल जल के अंदर कितनी होगी? जितनी हवा में थी उससे कितने गुना कम होगी? 1.33 गुना कम, ठीक है ना, 1 पॉइंट। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश की चाल 1 है ना, यहाँ पर 2.42 गुना कम है, किसमें? हीरे में। किसकी अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा, ठीक है ना। भाई निर्वात कह लो या फिर वायु, ठीक है, बात दोनों लगभग लगभग हम लोग सेम मान के ही चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था? अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमारे अभी चल रही है। अभी मैं ना अपवर्तनांक पर मैं बेस क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें समझा देता हूँ
कि हमारे पास दो प्रकार के माध्यम होते हैं, हवा था अभी और कांच था। हवा था और एक माध्यम तो वो था जिसमें चाल प्रकाश की उच्चतम होती है, जैसे हवा या निर्वात है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम होता है, वो एक होता है सघन माध्यम। तो दो माध्यमों की तुलना करते हैं, ठीक है ना, और तुलना करते समय जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक विरल माध्यम, ठीक है ना। और जिस माध्यम का अधिक होता है अपवर्तनांक, उसे क्या बोलते हैं, सघन विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम। क्या बोलते हैं उसको? दो माध्यम लेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, एक माध्यम जो होता है वो दूसरे माध्यम की तुलना में उसके अंदर अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं क्या, सघन माध्यम। जैसे मान लो कांच है, हवा है, तो हवा और कांच में दोनों में से किसकी होती है अधिक अपवर्तनांक? तो कांच की। तो कांच क्या हमारा, कांच हमारा है सघन माध्यम, ठीक है ना। अब मान लो ये निर्वात है, क्या है ये, ऊपर निर्वात है और नीचे हवा है, भाई वैक्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? वैक्यूम, ठीक है ना। वैक्यूम का मतलब जहां पर हवा नहीं है, एयर नहीं है, वहां पर दाब भी नहीं है, एयर नहीं मतलब वैक्यूम, यानी कि इसे बोलते हैं अंग्रेजी में निर्वात। क्या बोलते हैं? कभी तुम कोई पूछे भाई क्या होता है निर्वात, तो बता देना, वहां हवा हवा कुछ नहीं होता, हवा नहीं तो दाब नहीं, हवा नहीं तो प्रेशर नहीं होता है। वो ना जो आता है सफाई करने वाला, उसे बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। उसके अंदर क्या करते हैं, पंप से हवा सब निकाल देते हैं, तो अंदर हवा नहीं होती और बाहर क्या होती है, हवा। तो जहां हवा नहीं वहां पर क्या है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर, और जहां हवा है वहां पर ज्यादा है दाब। तो अगर वैक्यूम हो गया किसी चीज के अंदर, तो बाहर की चीज जहां दाब ज्यादा है उसे अंदर खींच लेता है, उसे अंदर, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि वैक्यूम ने उसे अंदर खींच लिया, ठीक है ना। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया। अब नीचे क्या है, एयर है। तो प्रकाश की चालना जितना होता है निर्वात में, उतना ही लगभग लगभग होता है किसमें, एयर में। तो जब ऊपर रखते हैं प्रकाश की चाल कितना, 3 गुना 10⁸ तो नीचे भी लगभग लगभग ना वही निकल करके आता है, ठीक है ना, 2.81 के ना आसपास आता है, ठीक है ना, वो भी होता है 8। तो जब 3 ऊपर है और 2.81 नीचे है, तो लगभग लगभग ना हम इसको भी 3 मान लेंगे, इसको भी। तो 30 3 आपस में क्या हुआ, कट गया। तो क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष हवा का जो होता है अपवर्तनांक वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब हमारे पास हवा जो है उसका 1 हो गया, और जो कांच है उसका 1.33 हो गया, 3 4 है ना, ठीक है ना। वो तुम देखना ना, 4 4 ना 3 4 ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसमें, अब ये हमारा कांच का अपवर्तनांक है और ये हमारा हवा का है, ठीक है। तो कौन होगा इसमें से विरल माध्यम, ऊपर वाला क्या होगा, विरल माध्यम, और नीचे वाला क्या होगा, सघन माध्यम। क्योंकि जिस हम जब भी दो माध्यम के अपवर्तनांक का तुलना करते हैं, तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो कौन होता है, विरल माध्यम, और जिसका ज्यादा होता है वो कौन होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम्हें दो कुछ चीजें समझा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्यों है, या फिर ना अभी जो मैंने तुमसे कहा था क्वेश्चन कि बताओ अभिलंब से, मतलब कि प्रकाश जो होता है अभिलंब से दूर भी जा सकता है और अभिलंब के पास भी, क्यों जाएगा, कब जाएगा, मैंने कहा था ना जो क्वेश्चन था पीछे भी, अब उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। जब प्रकाश की कौन किरण विरल माध्यम से, ध्यान रहे विरल माध्यम से, यानी कि हमारे यहाँ रियल लाइफ में हवा से, ठीक है ना, सघन माध्यम में जाती है, मतलब जब हवा से सघन में जाएगी कांच में या पानी में, तब क्या होती है, उसकी चाल धीमी होती है, चाल उसकी धीमी होती है ना। और जब चाल उसकी धीमी होती है तब जो है प्रकाश वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। मैंने कहा था झुकती क्यों है, पता सबको होता है कि झुकती है। तो एक तो ये पता नहीं होता कि अभिलंब की तरफ कब झुकती है, और अभिलंब किससे दूर कब झुकती है, और अगर झुकती है तो क्यों झुकती है। झुकती इसलिए है वो क्योंकि प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी होती है। और जब किससे, विरल माध्यम, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं,
रेयर बोलते हैं ना, आर ए आर ई ना, रेयर मीडियम बोलते हैं। तो जब लाइट रेयर मीडियम से, विरल माध्यम से सघन में जाती है, यानी कि हवा से जब भी कांच में लाइट जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। कहां झुकेगी वो? देखो है ना, इसको आना था ऐसे और जा रहा है किधर की ओर? अभिलंब की ओर। तो ये बात हमको ध्यान देना, ठीक है ना। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अब जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश क्या होगा? धीमा धीमा जा रहा होगा। और जैसे बाहर निकलेगा स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। और प्रकाश की चाल बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है? उसका जो विक्षेपण है वो अभिलंब से दूर भागता है। कहां भागता है? दूर, ठीक है ना। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर है, जब प्रकाश की चाल, सॉरी, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहां से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। या ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि चाल बढ़ गई। आप लोग ना इसका रियल लाइफ में एग्जांपल बहुत सारे देख सकते हो। मान लो आज शनिवार है, आज बाजार है हमारे यहाँ। क्या है? बाजार जो है आधी किलोमीटर में तो है, यहां से शुरू होगा ट्रांसफार्मर से, है नहीं? कहां पर तक होगा? आगे तक होगा जो दूसरा ट्रांसफार्मर है। जब ये बाइक पे आता है उधर से तेज आता है, जैसे बाजार शुरू होता है क्या होता है? स्लो कर लेता है। तो बाजार के अंदर शुरू इसने क्यों किया? स्लो क्यों किया इसने? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कण घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? जो आदमी है वो कण है, ठीक है। तो सर भीड़ भाड़ हो गया। अब ये अगर तेज जाएगा टक्कर लगेगी किसमें? पार्टिकल में। तो गिर सकता है ये। उसके डर से क्या होता है? ये टक्कर ना लगे इसलिए आराम आराम से निकलता है। तो क्या हुआ? जब ये तेज आ रहा था तो हवा थी, और जब घुसा भीड़ भाड़ में तो समझ लो कांच है। क्या समझ लो? कांच में क्या होता है? जो कण होते हैं ना उसके आसपास होते हैं, तभी तो वो ठोस है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? जैसे खत्म हुआ कांच, अच्छा जब तक वो कांच में प्रकाश है उसकी स्पीड कैसी है? स्लो। तुम जब तक मार्केट में हो तब तक स्पीड कैसी तुम्हारी? स्लो स्लो, पैर नीचे टिक टिक के जा रहे हैं, आराम आराम से पी 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 करते हुए जा रहे हैं ना। अच्छा, एक आध कण के अंदर हमें टक्कर मारना भी पड़ता है, जैसे किसी में हैंडल लग गया, दिखता नहीं क्या तुझे? ऐसे बोलते हैं ना। दिखता नहीं क्या तुझे? ऐसे बोलते हैं ना। किसी का आगे मान लो कोई जा रहा है, हल्का पैर वो लग गया, पहिया लग गया है ना, दिखता नहीं क्या तुझे? ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे कण के अंदर भी टक्कर लगती है। और फिर तुम जैसे खत्म हुआ बाजार, एकदम से तेज भग जाते हैं ना, नहीं भगते तेज? ऐसे यहाँ पे हुआ है प्रकाश में भी सेम टू सेम। तो वहां पर भी अपवर्तन हो रहा है रियल लाइफ में, ठीक है ना। बाजार में भी अपवर्तन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना सेम सेम ऐसे होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्यों होता है नहीं पता, परिभाषा पता है सबको। तूने कहा था मैंने तुझे नहीं पता बहुत कुछ भी नहीं पता तेरे को। अब मैं पूछूंगा क्या होता है अपवर्तन, तुरंत बोल देगा झटपट, ये होता है। क्यों होता है अपवर्तन? नहीं पता। अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है या फिर तेज हो जाती है। अगर हवा से कांच में गया तो स्पीड धीमी हो जाएगी, तो भी होगा अपवर्तन। और जब कांच से वापस हवा में जाएगा तो भी होगा अपवर्तन, क्योंकि अब यहां पर प्रकाश की चाल बढ़ गई। तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये बात हमको पता रखना है, ठीक है ना। इसलिए होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो तुमको ना बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें है ना आपको मैं बताऊंगा वीडियो की हेल्प से ना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है ना। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। चलो बढ़ते आगे हम लोग, ठीक है। देखो तो ये चीजें हमें ना पता होनी चाहिए। अरे ठीक है कि नहीं, बताओ। तो प्रकाश का ना जो चाल है वो कितना होता है? हवा में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गली का बच्चा बच्चा जानता है, छठी क्लास से, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो इस नोट्स को ना तुम जरूर बना लेना, ठीक है ना। इन सारे नोट्स को ना पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है ना। ये तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं पहले से, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किस पर बेस्ड? अपवर्तन पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बहुत मस्त मस्त। चलो तो इसमें ना जो अपवर्तनांक है ना इस पर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। यानी अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक पर आधारित, अपवर्तनांक पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न है ना। अब हम लोग यहां से लेंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखो इसमें कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले तो आपको देखो ना वो ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है, कि भाई अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे लिए, है ना।
तो अगर तुम्हें मान लो n से क्या होता है अपवर्तनांक, हवा से कहा जा रहा है वो पानी में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें, वायु में, ठीक है ना, वायु में, प्रकाश की चाल वायु में, है ना, वायु में, और बट्टे देखो W मतलब है पानी, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें, जल में, है ना, जल में। तो इस तरह से ना हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालेंगे, कब, अगर प्रकाश हवा से जल में जा रहा है, ठीक है, मतलब पानी में जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग इससे निकालेंगे। तो इस पर बेस्ड ना हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं ना, फटाफट से देखो, इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमसे बोलता है क्वेश्चन में, ये पेपर में भी आ सकता है, ठीक है ना, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10⁸ है, ठीक है। यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, यदि जल का अपवर्तनांक कितना है, देखो 3/2, 3/2 हो तो जल में, हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, तुम्हें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, किसमें, जल में। देखो तुम्हें अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका फॉर्मूला होगा तुमको n, है ना भाई, a मतलब एयर, a मतलब जल, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं, है ना, NaW, ठीक है, और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं AW। तो AW हमारे पास क्या होगा भाई, देखो C/V, V मतलब कि वेलोसिटी किसमें, जल में, ठीक है ना, तो ये हमको दिया कितना उसने, 3/2, और यहाँ पे प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ और मुझे निकालना है V, V मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग किसमें, जल में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, कैसे निकालेंगे, देखो तो हमको ना V निकालना है, तो VW यानी कि जल में प्रकाश की चाल, और यहाँ कितना है इधर, ये भाग में है, तो 3 × 2 हो जाएगा, बटे में कितना 3 आ जाएगा, और 10 कितना है 8, तो 3 3 का खत्म, तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई जल में, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमारी हो जाएगी कितनी, 2 × 10⁸, ठीक है ना, मीटर/सेकंड, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आता है करने के लिए, अपवर्तनांक पर आधारित, ठीक है भाई, कॉपी करो इसको फटाफट से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, ठीक है ना, एक फॉर्मूला फिर मैं तुम्हें इसके बाद ना एक और लिखवा दूंगा, ठीक है, उससे आप लोग करना। देखो एक मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कांच का वायु के सापेक्ष, क्वेश्चन क्या, देखो कांच का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, देखो कांच का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है ना, हाँ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वो 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, 1.5 है। फिर बोलता है आपसे वायु का, वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए, अपवर्तनांक की गणना तुम्हें करनी है ना, गणना कीजिए, तुम्हें करनी है कैलकुलेशन इसकी, अपवर्तनांक की। देखो तुमको दिया है क्या, तुम्हें दिया है NaW, कितना है बताओ, यह है 1.5, ठीक है, और तुमसे पूछा क्या है NWA। देखो कांच का मतलब, सॉरी कांच का, कांच ना, कांच का मतलब जी लेंगे ना, कांच मतलब गिलास, ठीक है ना, और यह तुमको निकालना है एयर का। देखो एयर से जब गिलास में जा रहा है यानी कांच में जा रहा है, तो अपवर्तनांक कितना है 1.5, यानी कि हवा वायु के सापेक्ष,
वायु के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक किसका, गिलास का, वो 1.5 है, और हमें निकालना है किसका, गिलास का। वायु के सापेक्ष हो गया, गिलास यानी कांच के सापेक्ष वायु का, जी मतलब ए है ना। अब जो है जी से यानी कि कांच से हवा में जा रहा है प्रकाश, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां से क्या होगा, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एन ए जी जो होता है ना, वो 1/, होता है कौन, एन जी ए, ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। यानी कि आप लोगों को ना मैंने ये सिखाया था अभी कि ये मानो क्या है, कांच का स्लैब है, तो ऐसे गया लाइट, ये क्या हो गया, ये विलंब हो गया, फिर ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पर कांच में रहेगा, फिर ये ऐसे जाएगा। यानी कि अभी हवा में था, फिर कांच में गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये तुमको दिया हुआ है कितना, एन ए जी, ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या होगा, कांच से जाएगा किस में, हवा में, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये तुमसे पूछा हुआ है। तो तुम्हें इसके लिए हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये जो होता है हवा के सापेक्ष कांच का, वो होता है व्युत्क्रम, किसके, कांच के सापेक्ष हवा का, ठीक है ना। तो ये हमको ना याद करना है एन ए जी, और यहाँ पर 1/जी एन क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ना इस पर रख सकते हैं, गिलास का, तो हमको तो ये निकालना है ना, हमको तो ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो एन जी यहाँ ले लो, ए यहाँ, ठीक है, हमको ये निकालना है, तो 1/, आ जाएगा एन ए जी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो तुमको एन जी ए निकालना है, तो 1/1.5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन जी ए का मान क्या हो जाएगा, देखो 10/15, यानी कि 5 से 15, 5 दूनी 10 है ना, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.66 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या आएगा इसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से। चलो देखो, इसके बाद आता है लेंस, ठीक है ना, कि भाई लेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग लेंस। अभी हमने अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन जो है वो खत्म कर दिया, अभी हमने अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है ना। लेंस, ठीक है भाई, लेंस तुमको अब पढ़ना है। तो लेंस होता क्या है ना, उसकी हम लोग बात अब यहाँ करेंगे। ये लाइट ऑन करना। देखो तो यहाँ पे ना सामने जो लेंस की आ गई है परिभाषा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ना देखो नोट्स ना जरूर भाई लिखा करो, ठीक है। नोट्स लिखने से क्या होगा, तुमको ना आसानी होगी रिवाइज करने में घर बैठ के बिना लेक्चर देखे, ठीक है। यहाँ देखकर आप लोग समझ लो और घर पे नोट से रिवाइज क्या करो, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्या कहता है, गोलीय लेंस होता क्या है, दो तलों से गिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो तलों से, किससे, दो तल होंगे, एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया, तो ये भी पारदर्शी और ये भी पारदर्शी है ना, हम इसे लेंस बोलते हैं, जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, ठीक है। मतलब ये तल क्या है, ये भी गोलीय हो गया, ठीक है ना, और ये भी क्या हो गया, गोलीय, या तो दोनों तल गोलीय होंगे या फिर एक तल गोलीय होंगे, एक तल समतल होगा, ठीक है। तो भी लेंस होता है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे लेंस है, ठीक है ना, वो आपको मैं दिखा दूंगा। देखो अब क्या हुआ, मेरे पास लेंस दो टाइप का होता है, ठीक है। एक लेंस होता है उत्तल, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक का नाम होता है अवतल, हम जिसे कॉनकेव लेंस ना बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है ना। यानी एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब जो उत्तल लेंस है ना, ये जो साइड से देखो यहाँ से ना, ये मोटा होता है, क्या होता है यहाँ से, ये मोटा, यानी कि ये देखो ये इसका डायग्राम, ठीक है ना, ये क्या, ये साइड से मोटा है, ठीक है ना, बीच से मोटा होता है, यानी कि बीच से ना मोटा हो गया। अब इसमें देखो ध्यान से, साइड से क्या होगा, ये यहां से पतला है, क्या यहाँ से, देखो ना, ये देखो बीच से क्या हो गया, पतला, और देखो ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी क्यों बोलते हैं ना, ये जो लाइट को ना ऐसे आता है और ऐसे फैला देता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आता है और ऐसे, तो प्रकाश को फैलाने वाले को बोलते हैं अपसारी। और जो लाइट होती है प्रकाश, अगर उसको एक पॉइंट पे ला करके मारते हैं, कहाँ मारते हैं, एक पॉइंट पे, ठीक है ना, ऐसे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है ना। तो हम इसको अभी उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है ना। तो तुमने यहाँ से ये बेहतरीन ना अच्छा ये डायग्राम बना के ना नोट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो हमारे पास लेंस है उससे अपवर्तन
जो होते हैं उसका नियम क्या क्या, ठीक है ना। मान लो कोई लेंस है कि नहीं, तो लेंस यहाँ पर मेरे पास ये बन गया। तो देखो इसमें ना बीच में जो होता है, बिल्कुल बीच में है ना, हम इसे बोलते हैं ओ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ ओ होता है और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष, ठीक है ना, ये पता है सबको। अब क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, ठीक है। और फिर जो बीच में जो है डॉटेड लाइन है, वहां से प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित हो जाएगा और F2 निकलता है। क्योंकि इसमें देखो यहां से भी गोलीय हिस्सा है, तो ये उसका हो गया फोकस, उसको F1 बोलते हैं ना। और यहां से भी गोलीय पृष्ठ है, तो इसका फोकस इधर होगा, ठीक है ना, केंद्र। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें दो हमेशा फोकस होगा, F1 और F2, ठीक है ना। तो यहां से जा रहा है प्रकाश और प्रकाश से केंद्र से दोनों यहां से अपवर्तित होता हुआ कहां जा रहा है, F2 से निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप लोग लेंस से कहां कहां से प्रकाश निकाल सकते हो। ये काम तब आता है जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि रे डायग्राम बनाते हैं तब, ठीक है ना। रे डायग्राम को बोलते हैं हिंदी में किरण आरेख। किरण आरेख है ना, ये पेपर में एक पक्का आएगा, ठीक है ना। 6 के 6 होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। अब क्या देखो, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश जो होता है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, निर्गत होगी, ठीक है। देखो कुछ ऐसे, ये रहा, ये रहा मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। मान लो पहले फोकस से आई, है ना, अपवर्तन के पश्चात समांतर गई, नहीं गई। पहले क्या हुआ, पहले ऐसे आई और फिर ऐसे निकल गई आपसे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये पहले फोकस से आई और फिर ऐसे निकल गई। तो ये सब क्या तरीके होते हैं क्या करने के, प्रकाश को निकालने के, ठीक है ना। देखो अब ये बिल्कुल कहां से, प्रकाश से केंद्र से अगर कोई प्रकाश जाएगी तो वो बिना विचलन हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है मल्टीपल चॉइस कि उत्तल लेंस में प्रकाश कहां से गुजारे कि उसका अपवर्तन हो ही ना। तो प्रकाशिक केंद्र केवल एक ऐसा बिंदु होता है जहां से अगर प्रकाश लेंस में से गुजरेगा तो बिना अपवर्तन के निकल जाता है। ये पॉइंट जो है ना 2025 एग्जाम के लिए ना तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। यानी कि भाई हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होता है ना, हर एक बिंदु पर अगर लेंस के पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होता है, उसका अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर यही प्रकाश लेंस के कहां से, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरे तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने पर प्रकाश जो होगा ना बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट पास होगी क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन नहीं होता है प्रकाश का, ठीक है। ये बात तुमको ना माइंड में रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट यहां से बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद ही हमारे पास आता है कुल 6 कंडीशन, यानी कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे लेंस से, ये बात आपको याद रखना है। हम लोग ना 6 कंडीशन में क्या होता है रखते हैं ऑब्जेक्ट को। मेरे देखो मेरे पास का एक लेंस होता है, क्या होता है, एक लेंस होता है। लेंस में होता है मुख्य अक्ष, ठीक है ना, आप इसे बोलते हो इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। अब ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ पर O होता है। अब इसके इधर होगा F1, क्या होगा, यानी O से F1 की दूरी होती है फोकस 1, ठीक है ना। और O से लेकर के यहाँ पर ना एक बिंदु C होता है, एक बिंदु C होता है, सबको मालूम है कि नहीं बताओ। यहाँ बिंदु C होता है, C की दूरी क्या होती है, ये C1 बोल दो, ठीक है ना, ये क्या बोल देंगे C1, क्योंकि इसमें दोनों साइड होगा ना। तो C1 जो होता है 2F1 के बराबर होगा, ठीक है ना, ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, F2 होगा, फोकस 2, है ना, फोकस 2। और यहाँ पर क्या होगा, इधर C2 होगा, ठीक है। हम लोग हमेशा जो वस्तु रखेंगे ना वो C1 की ओर रखेंगे, क्या रखेंगे, C1 की ओर। अब हमें ये याद रखना है कि हम कहाँ कहाँ वस्तु रखते हैं लेंस के सामने। पहले हम लोग रखते हैं कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ रखते हैं बताओ, सबसे पहले हम लोग रखते हैं वस्तु को अनंत पर, ठीक है, अनंत पे रखते हैं। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा यानी कि C1 से बहुत पहले, ठीक है ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आपको ये याद करके रखना है दिमाग में,
कि अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, यानी इस साइड यहां बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं भी आपको रे डायग्राम दिखा दूंगा। और प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा ना, बहुत ही छोटा, बिल्कुल बिंदु साइज का, क्योंकि ना यहां से आने वाली रे ऐसे निकलेगी, ठीक है, फिर यहां से आने वाली रे ऐसे निकलेगी, तो दोनों किरणें आपस में कहां पे काट रही है, अपवर्तन के पश्चात, हम उसे बोलेंगे, जहां पर काटेगा वहां बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। देखो देखो कुछ ऐसे, ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला रे डायग्राम। वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो जो प्रकाश जा रही है वो लेंस के दूसरी तरफ, देखो F2 से क्या हो रही है, एक ही जगह पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो जहां पर अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की रे आपस में मिलती है, उसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और यहां देखो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु साइज का है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तल लेंस में हमेशा एक स्थिति को छोड़ करके जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा। किस केस में सीधा बनता है वो मैं आपको ना अभी समझाऊंगा, जो कि बहुत इंपोर्टेंट भी है। तो वो ये रहा ना, आभासी तथा उल्टा बनेगा, ठीक है ना, आभासी वास्तविक बनता है ना, यहाँ पे ना गलत घटना, ये वास्तविक है ना, यहाँ पर आएगा वास्तविक, ठीक है ना, और उल्टा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या है, अब हम लोग क्या होगा कि जो वस्तु रखेंगे उस F1 से, तो वो 2F1 लिखा ना, मतलब C1 की बात कर रहा है, ठीक है, 2F1 कह लो या फिर C1, ठीक है ना, बात एक ही होता है। तो इससे बियॉन्ड रखेंगे, बियॉन्ड का मतलब होता है थोड़ा सा पीछे, परे, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो यहां वस्तु तुम पास लाते जाओगे, ठीक है ना, तो इधर वस्तु दूर हटता जाएगा, ठीक है ना। हम जितना लेंस के पास लाएंगे वस्तु, प्रतिबिंब क्या होगा, परली तरफ यानी दूसरी ओर उतना ही दूर भागता जाएगा, ठीक है ना, किससे, लेंस से। तो हम जब बिंब को रखेंगे 2F1 पर, मतलब उससे बियॉन्ड थोड़े से पीछे रखेंगे, तो हमें जो स्थिति मिलेगी प्रतिबिंब की, कहां कहां मिलेगी, F2, देखो ये रहा ना, पहले यहां पर था ना, अब ये F2 और C2 के बीच में इधर मिलेगा ना, C2 मतलब 2F2 बोलेंगे, ठीक है, बातें की है, यानी कि जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो F2 और C2 के बिल्कुल मध्य में, ठीक है ना, कहीं आपको मिलेगा मध्य में, ये आपको ध्यान रखना है। जितना बड़ा तुमने रखा था बिंब वस्तु, उसका प्रतिबिंब तुम्हें उससे छोटा मिलेगा, ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब तुम्हें उससे थोड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है ना, वास्तविक तथा उल्टा मिलेगा, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। अगर तुम वस्तु को 2F1 पे ले आओगे, यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ ले आए वस्तु, ठीक है, यहाँ ले आए तुम वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे भी 2F2 पर ही बनेगा, यानी कि कहां पे रखा जाए उत्तल लेंस के सामने वस्तु यानी बिंब, कि हमें उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा मिले। तो आपको ना ये चीज ध्यान रखना है, बड़ा ना क्वेश्चन घुमा फिरा कर तुमसे पूछ लेगा तो आंसर कर पाओगे। जब हम लोग वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो हमें उसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि जितना दूर इधर उतना ही दूर उधर, ठीक है। देखो ये कंडीशन ये रहा, ये हमारा था पहला, ठीक है ना। अगर हम C से बियॉन्ड रखते हैं वस्तु को, ठीक है ना, कहां रखते हैं, C से बियॉन्ड, तो मुझे जो होता है उसका प्रतिबिंब वो F2 और 2F2 के बीच मिलता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ थर्ड केस में, आप वस्तु को C पर ही लिया है, C1 पे लिया है मतलब, ठीक है ना, या 2F1 पर लिया है, तो आपको जो उसका प्रतिबिंब मिला दूसरी और आपको C2 पर मिला, या फिर आप कह सकते हो 2F2 पर आपको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है। तो पेपर में भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये रे डायग्राम इसमें से पेपर में एक आता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला है, ठीक है ना, और एक ये वाला, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा। तो रे डायग्राम आपको ना घर पे बना बना के देखना है, जैसा यहाँ पर ये है ना, आपको ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है बना बना करके, बिना बना बना कर देखे तो मैं ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं इसे ना पढ़ो जरूर। देखो अगर हम 2F1 और F1 के बीच में ले आए, ठीक है, यानी C1 और F1 के बीच में ले आए, तो हमें थोड़ा C2 से बियॉन्ड मिलेगा प्रतिबिंब, ठीक है। जितना बड़ा आपने वस्तु लिया था आपको उसका प्रतिबिंब उससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा उससे, ठीक है ना, ठीक है, ये है हमारा केस, ठीक है ना। और अब अगर तुम मान लो फोकस पे ले आओगे वस्तु को ही,
तुम वस्तु को फोकस पे ले आओगे तो तुम्हें प्रतिबिंब कहीं मिलेगा नहीं, अनंत पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जितना बड़ा वस्तु है उससे बहुत बड़ा उसका इमेज मिलेगा। तुम ये देखो कि जब तुमने वस्तु को रखा था अनंत पर तो तुमको जो प्रतिबिंब मिली थी एफ पर, ठीक है। और जब तुम एफ पर ले आए बिंब को तो तुम्हें प्रतिबिंब कहाँ मिल रही है? अनंत पे, ठीक है। तो उल्टा है, यानी हम जितना पास चलते जा रहे हैं लेंस के, प्रतिबिंब उतना ही दूर भागता जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत बड़ा मिलेगा तुमको इसका प्रतिबिंब देखने को, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब तुमने F1 और O मतलब कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में तुम अगर ले आए बीम, तो केवल यही एक ऐसा पोजीशन है कि इसका हमें जो इमेज मिलेगा उसी तरफ मिलेगा जिस तरफ बीम रखा हुआ था, ठीक है ना। और बीम यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास में, तो जितना साइज बीम की है उससे कहीं ज्यादा बड़ा जो है वो उसका प्रतिबिंब बनता है। जिस ओर बीम रखा है प्रतिबिंब उसी ओर मिलेगा, आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा। यानी सीधा बीम जो है रखने पर हमें प्रतिबिंब भी सीधा ही मिलेगा, केवल एक केस में, जब आप बिंब को प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य रखोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है ना, ये वाला जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो रे डायग्राम जो है पेपर में बनाने के लिए आ जाता है। अगर आपको याद रहेगा कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं तभी बना पाओगे, और उससे पहले आपको याद होना ही नहीं, प्रैक्टिस भी होना आपकी जरूरी है। तो ना रफ पे ना इसको बना बना करके, स्केल से खास करके ना बना बना करके सही लेकर के ना उसका मेजरमेंट करना सीख जाओ, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये रे डायग्राम मैंने क्या हुआ, कंप्लीट कर दिया। ये आपको ना बना बना के देखना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे देख लिया खत्म काम, नहीं भाई, बना के देख घर पे बैठ के। एक पक्का आना है 4 या 5 नंबर का, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर 12th में भी आता है, तो 12th में ये सब है नहीं, रे डायग्राम है नहीं 12th में, 10th में है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, काम आता है आगे, आगे काम आएगा। और बोर्ड में तो यहाँ से आता जाता है, ठीक है ना। तो तुमको पढ़ना जरूर है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास आता है उत्तल, तो हो गया अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस में केवल ना 2 ही हमारे पास रे डायग्राम होता है। एक अवतल लेंस के सामने रख दो तो जो बनेगा उसका इमेज दूसरी ओर मिलेगा फोकस पे, और एक आप कहीं भी रख दो उसके सामने, ठीक है ना। सामने मतलब उसके सामने। अभी देखो है ना, तुम्हें इसका इधर ना रे डायग्राम दिखाता हूं मैं तुम्हें ना, कॉपी करो इसको फटाफट। देखो है ना, ये रहा तुम्हारे पास अवतल दर्पण से बनने वाले है ना इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण के सॉरी लेंस है ना। अवतल लेंस के लिए कैसे आप लोग रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है। दर्पण का इन्हें जो है सेकंड शॉट मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब दर्पण का अलग शॉट होना चाहिए और लेंस का यानी अपवर्तन का अलग शॉट है। तो ये वन शॉट जो है ना हमारा किसका है, अपवर्तन के लिए, ठीक है ना। परावर्तन के लिए ना नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। देखो अवतल लेंस के लिए हम लोग ना रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब अवतल दर्पण, फिर से करो लेंस, सुनो लेंस हो गया। तो अवतल लेंस मानो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है हमारा अवतल लेंस। इसमें भी क्या होता है, बीच में ओ होता है, प्रकाशिक केंद्र है ना। इसमें भी 2 साइड क्या मिलेंगे आपको देखने को, फोकस, ठीक है ना। और सी क्या होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। और तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास ना देखने को मिलता है, कहां पर मिलेगा, अगर आप लोग इस लेंस के सामने अनंत पे रख दो बिंब को, कहां रख दो, अनंत पे। तो जब वस्तु अनंत पे रखी रहेगी तो आपको F1 पे मिलेगा, ठीक है। यानी जिस ओर बीम है उसी ओर तुम्हें प्रतिबिंब भी मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये ऐसे लाइट आती है और ये ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये ऐसे लाइट आती है और ये ऐसे ना, ऐसे क्या होती है, ये आपतित किरण होती है और ये अपवर्तित किरण होगी, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये बात आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मान लो F1 पर बनाएगी प्रतिबिंब तो कैसे बनाएगी, ये ऐसे आती है, ऐसे आती है, ठीक है ना, ऐसे। तो जहां ये कट कर रही है वहां पर क्या होता है F1, ठीक है ना। और F2 होती है दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो F2 पे नहीं बनेगा, F1 पे ही बनेगा इमेज, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु है उसकी तुलना में अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है भाई। अपेक्षाकृत जो होगी वो बहुत छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो हमारे पास होगी ना, आभासी और सीधा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये खास बात है। हम लोग ना अवतल दर्पण का यूज इसीलिए करते हैं ना कि वो हमें इमेज जो है वो सीधा देगा बना के, ठीक है ना, चाहे वस्तु तुमने कहीं भी रखो। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है
उत्तल लेंस में आप केवल F1 और O के बीच रखोगे बिंब को, तभी आपको जो है ना प्रतिबिंब सीधा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कहीं भी तुम रखो लेंस के सामने आपको इमेज हमेशा सीधा ही मिलेगा, ठीक है ना। यह तुमसे बोल रहा है अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच, अनंत बहुत सारा हो गया और O हो गया उसका क्या प्रकाशीय केंद्र, उसके बीच में आप कहीं भी रख दो किसको, वस्तु को, आपको हमेशा F1 और O के बीच ही बनेगा। ये चीज ना आप लोग याद करके ना मेमोराइज क्या करो, है ना, मन में सोचा करो, रिपीट, कहाँ रखेंगे वस्तु, कहाँ मिलेगा इमेज, ठीक है, प्रकृति और साइज, ये चीजें दिमाग में रखना है। इमेजिन होगा तब आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो पेपर में आराम से कर पाओगे, ठीक है। आभासी और सीधा आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना, क्या उसका प्रतिबिंब। देखो ये रहा उसका रे डायग्राम, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब रे डायग्राम, ठीक है ना, पेपर में ये वाला ना, देखो जो मैंने आपको दो बताया पीछे, दो में से कोई एक या फिर ये वाला, ठीक है ना, बड़ा इंपोर्टेंट होता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ना वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको पूरा है ना एक साथ ही अब दर्पण और लेंस के क्वेश्चंस एक साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। जो हमारा दो वन शॉट होगा, एक ये वाला होगा हमारा अपवर्तन के लिए, इससे जो अगला वन शॉट होगा वो तुम्हारा दर्पण के लिए होगा, और फिर एक वीडियो और आएगी, यानी कुल 3 वीडियो में हमारा चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है ना, ये वाला जो कि हमारा वन शॉट है, ठीक है ना। यानी कि अब देखो अगर आप कहीं भी आप रखो इस बिंब को, आपको इमेज उसी तरफ मिलेगा, जितना बड़ा वस्तु है उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब है तुम्हें छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन सीधा। ये खास बात है, जितना मर्जी बड़ा कोई वस्तु क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, आपको जो उसका इमेज मिलेगा ना वो आपको हमेशा उससे छोटा मिलेगा, ठीक है ना। ये खास बात होती है तुम्हारी अवतल लेंस की, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान देना है। रे डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट है भाई, एक तो ये रे डायग्राम और तुम्हारा दो में से एक तो ये वाला, ठीक है ना, और एक आपका रे डायग्राम जो होता है इसमें से कौन सा, हाँ ये वाला, ठीक है ना। जब आप लोग बिंब को कहाँ रखते हो, O और F के, एक आपको ना ये C पर जहां रखो तुम वस्तु वहीं मिलेगा तुम्हें प्रतिबिंब दूसरी तरफ, लेकिन सेम साइज का, ठीक है। ये बड़े इंपोर्टेंट है, ठीक है, बाकी भी इंपोर्टेंट है, आपको आने तो सारे ही चाहिए, ठीक है। अब रे डायग्राम के बाद क्या आता है, अब रे डायग्राम के बाद में आता है इसका लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन लेंस फॉर्मूला चिन्ह परिपाटी ना आप लोगों को पता नहीं आता, नहीं आता है। देखो अब चिन्ह परिपाटी यहां से देखते हैं एक बार, देखो चिन्ह परिपाटी में बताओ क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो तुम ना सब पढ़ते हो मैथ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पढ़ते ना, पढ़ते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है एक्स अक्ष, है ना, इधर होता है तुम्हारा एक्स डैश, ठीक है, यहाँ पर होता है इधर वाई डैश। इस ओ के इधर क्या होता है एक्स नेगेटिव, नहीं होती भाई, इधर क्या होता है एक्स नेगेटिव में होता है ना, नेगेटिव होता है इधर एक्स, है ना, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लेंस बना दूं, एक क्या बना दूं, लेंस, लेंस बन गया। अब लेंस के इधर तुम क्या रखते थे, बिंब, बिंब यानी कि वस्तु, ऑब्जेक्ट। अब मान लो यहां तुमने इधर कोई बीम रख दिया, ठीक है, वस्तु रख दी, इसकी जो हाइट है वो मान लो ए बी है ना, और इसका जो प्रतिबिंब बना तुमको यहां पर इधर ना मिल रहा था, अरे तुमको प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा था, इस तरफ भी तो मिल रहा था और उल्टा मिल रहा था। तो यहां पर मान लो बी डैश और ए डैश क्या है इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चिन्ह परिपाटी देखना है। देखो जिस ओर हम लोग वस्तु को रखते हैं फोकस हम उसी ओर लेते हैं। लेंस में फोकस दो ओर है, इधर भी है फोकस और इधर भी है। तो ये जो फोकस हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले में, वो फोकस कौन सा होता है, वो वाला होता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है। कहाँ रखी होती है वस्तु, ठीक है ना। बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार फोकस इधर का लें कि इधर का लें, तो जिस तरफ वस्तु रखते हैं ना उसी तरफ का हम लोग फोकस यूज करते हैं न्यूमेरिकल करने के टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरफ फोकस होगा, तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है एफ तक की दूरी, कहां से, ओ क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर कहीं एफ होगा, ठीक है ना, इधर F1 होगा, और यहाँ पर मान लो इधर C1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लो C2 पर इधर बना, यहाँ पर F2 हो गया, ठीक है। तो O से F1 तक की दूरी जो हमारी होगी ना वो हमारी क्या होगी, F क्या होगी। अब बताओ O से इधर x अक्ष पे नेगेटिव होता है ना, इसलिए F क्या लेंगे नेगेटिव, F क्या लेंगे नेगेटिव। कब, जब हमारा दर्पण सॉरी लेंस हमारा उत्तल हो, उत्तल लेंस है ये। अच्छा अवतल लेंस अगर हो गया, देखो ध्यान से इधर, ये अवतल लेंस हो गया, तो अवतल लेंस में भी फोकस कहां पर है, इधर की ओर ही है,
ठीक है ना। तो लेंस कोई सा भी हो, एफ क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है यू। यू क्या है, देखो यू हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र से बीम तक की दूरी, बीम तक की, तो बीम हम कहाँ रखते हैं, ये बीम हमारा ए बी बीम हो गया, तो ओ से लेकर के ए बी तक की दूरी, यू हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। ये साइन यानी कि चिन्ह परिपाटी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसके बिना जो है ना न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो होगा तुम्हारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पेपर में 100% आना है न्यूमेरिकल, और आना है तो आना है, ठीक है ना। और वो तुम्हें करने के लिए ना चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, वरना चिन्ह गलत तो क्वेश्चन के आंसर भी गलत, ठीक है ना, रॉन्ग मिलेंगे आपको आंसर। तो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, चाहे तुम दर्पण ले लो चाहे तुम लेंस ले लो, ठीक है ना। लेंस कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी, यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे एफ, एफ भी नेगेटिव, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दर्पण में भी एफ यहाँ रहता है ना, और यहाँ भी एफ, तो एफ हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब आता है वी। वी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर बिंब का प्रतिबिंब बन गया उसी ओर इधर तो नेगेटिव होगा, लेकिन इस लेंस के केस में क्या हो रहा है, इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वी होती है। जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है वहां से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी हमारी वी होती है, और वी यहां पर कैसे होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ जो होगा ना एक्स अक्ष, तो यहां से ना यहां तक पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आता है हाइट। देखो वस्तु की जो हाइट है यानी कि बीम की जो हाइट है वो ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर अगर है तो ऊपर कैसा होता है, वाई एक्स पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए आपका जो एच है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो प्रतिबिंब की हाइट है तो वो नीचे की तरफ है, जहां तक ध्यान से ना, और नीचे क्या होता है, वाई एक्स नेगेटिव, तो ये तुम्हारी नेगेटिव रहेगी, ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, चिन्ह परिपाटी। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला और आता है, देखो लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस सूत्र। तो लेंस फॉर्मूला सबको ना रट के बैठ जाना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। ये लिखो या फिर ये लिखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। दोनों चीजें सेम होती है। अब f का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, तो r का आधा कर दो तो f निकलता है, ठीक है ना। यह बात आपको पता होना जरूरी है। अब आता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन ये होता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उस वस्तु की लंबाई से कितना गुना बड़ा या छोटा है, ठीक है ना। आवर्धन हमें क्या बताता है, आवर्धन हमें बताता है कि की वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई की तुलना में, ऊंचाई की तुलना में कितने गुना, कितने गुना छोटा या बड़ा है, छोटा या बड़ा है, ठीक है ना। ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितने गुना छोटा या बड़ा है ये हमें कौन, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी वे आवर्धन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि ये जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब है वो कितने गुना छोटा या बड़ा है, ठीक है ना। ये हमें बताता है कौन, ये आवर्धन, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर m इक्वल टू हम लोग ये भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, v बटे यू, v बटे यू, ठीक है ना। दर्पण वाले में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, लेकिन जो लेंस वाले में क्या होता है वो पॉजिटिव। m बराबर v बटे यू, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, o से, o क्या होता है प्रकाशिक केंद्र किसमें, लेंस में, और u क्या होता है प्रतिबिंब बिंब की दूरी कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है ना। ये चीजें आपको पुनः पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग ना कॉपी करो ना फटाफट से, ये फॉर्मूला तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें बिल्कुल पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें आता है आगे क्षमता, ठीक है ना। क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता, ध्यान रखना, लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि भाई मान लो एक लेंस ये है, ये कौन सा लेंस है, ये है अपसारी लेंस, है ना। ये क्या होता है, अपसरित यानी कि प्रकाश को कितना नीचे मोड़ता है, ऐसे,
ठीक है। या फिर जो ये वाला लेंस होता है तुम्हारा अवतल लेंस, ये प्रकाश को कितना ऐसे करके मोड़ पाएगा, तो उसकी क्षमता को हम लोग पी से दिखाएंगे ना, किससे? और लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। कि क्या होता है? किसी भी लेंस की जो क्षमता होगी वो 1/f होगी, ठीक है ना, 1/f, यानी कि जितना उसका फोकस है उसका व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है ना। और इसकी जो मात्रक होती है वो डायप्टर होती है। क्या होती है? लेंस की क्षमता का मात्रक पेपर में पूछता है, ठीक है ना, और वो होता है डायप्टर। तो एक डायप्टर इक्वल टू होता है 1/मीटर, 1/मीटर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उस लेंस की क्षमता डायप्टर होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर। अब देखो ना, फोकस दूरी को ना देख करके या फिर उसकी क्षमता को देख करके हम बता पाएंगे लेंस कौन सा है। अगर आपका उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ना ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये चीज आपको ना यहाँ माइंड में इधर रखना है, ठीक है। और क्या बोलता है? अनेक प्रकाशिक यंत्रों में, मतलब बहुत सारे ना अलग अलग ऐसे यंत्र हैं, हाँ हाँ, अप्लायंस, ठीक है ना, गैजेट, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, अनेक प्रकाशिक यंत्रों में लेंस लगे होते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ ना उसमें होता है। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित, बड़ा, जैसे मान लो क्या है हमारे पास, सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप, उसमें लेंस लगे होते हैं, वो हमें क्या करता है? छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो वही कहना चाह रहा है कि उन्हें प्रतिबिंब को आवर्धित यानी कि बड़ा, सुस्पष्ट यानी कि साफ बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, ठीक है भाई। अब मान लो अगर लेंस हमारे पास एक नहीं, खूब सारे लेंस है, एक लेंस ये हो गया, ठीक है, एक हमारे पास लेंस ये हो गया, एक हमने लेंस ये लगा दिया, एक लेंस हमने ये लगा दिया, ठीक है ना, मतलब हमने लेंस को संयोजित कर दिया। तो संयोजित लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो जितनी इसकी होगी, जितनी इसकी है ना, सबको जोड़ देंगे। इसकी मान लो क्षमता P1 है, इसकी मान लो क्षमता P2 है, बीच वाले की, इसकी P3 है, ठीक है ना। तो अगर हम तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो हमें टोटल कितने लेंस है, सभी के क्षमताओं का योग जो है ना हमको मिलेगा, बीज गणितीय योग उस तीनों लेंस के जोड़ के बराबर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कभी भी आ जाता है, ठीक है ना। क्या बोलता है? संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीज गणितीय योग होती है। समझ में बात आ रही है? तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा ना तो क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो तुम्हें करना आना चाहिए, क्वेश्चन का ना, सॉरी, कॉन्सेप्ट। ये सब ना तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में ना मेंशन होना जरूरी है। अगर तुम अच्छे नंबर का ना सपना देख रहे हो तो अच्छे नंबर तभी आते जब तुम्हें ये सब चीजें क्लियर होती है, ठीक है ना। तो तुम इन्हें शॉर्ट नोट्स में ना जरूर मेंशन कर लेना अपने, क्योंकि ये सब जो नोट्स तुमको दिया है बना के ना, ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है और इससे बाहर पेपर में कभी कुछ नहीं आता, ठीक है ना। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, कि भाई कैसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन ना करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन की डिटेल जो ना प्रैक्टिस है वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है ना। कब? जब हम तुम्हें क्या सिखा देंगे भाई? दर्पण, ठीक है ना। हम लोग ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं क्वेश्चन जो तुमको एक लेंस फॉर्मूला में बना करके, है ना, बता सके। देखो ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, ठीक है ना, पेपर में। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है ना। सीबीएसई में आया हुआ है तो यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड में आ सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है? क्षमता का मतलब क्या है? अभी तो आपको मैंने समझाया कि अभिसरित या अपसरित करने की जो मात्रा होती है किसी लेंस की, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसके माप को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसका मात्रक लिखो तो आराम से लिख दोगे ना, इसका मात्रक। एक विद्यार्थी 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करता है, तो लेंस की प्रकृति तथा लेंस क्षमता
हमें लिखना है। अब देखो एक मतलब भाई छात्र को है ना, तो उसका 40 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है ना, तथा 20 है, तो मतलब है ना दो लेंस को यूज उसमें करता है। एक लेंस कितना देखो एफ कितना है, एफ है इसका 40 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 40 मीटर कितना आएगा, 100 आएगा, है ना भाई। एंड हो गया, 0.4 हो गया इसका एफ, तो बताओ इसका वो कितना होगा क्षमता, पावर ऑफ लेंस। 1/f होता है ना, 0.4 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 1/0.4 यानी कि कितना बनेगा 10/4 है ना। अगर हम इसे भाग दे तो 2 पॉइंट कितना आएगा 5 है ना, 2.5, ये क्या है इसका पावर। अब पॉजिटिव में तो आ रहा ही है, किस में है ये, अब पॉजिटिव जो होता है किसी की क्षमता क्या कौन सी होती है बताओ, पॉजिटिव होती है उत्तल की, है ना। उत्तल की क्या होती है, देखो यहां तुमको इस करो तो ये बात तुमको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अगर लेंस की क्षमता नेगेटिव है तो अवतल आएगा, ठीक है ना। तो वही बात हम तुमको ना बता रहे थे, ठीक है, सेकंड वाला खुद से करना अपने आप, ठीक है ना, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, प्रकृति भी आप आराम से बता पाओगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे ना क्वेश्चन थे ना, तुमको करना आना चाहिए। और एक क्वेश्चन है इसमें और हम लोग ले लेते हैं अभी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन जो है तुमको दे देगा, ठीक है। तो तुम लोग नाचते फिरोगे, फिर प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो अगर रहेगी प्रैक्टिस तो कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो ध्यान से, कह रहे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के 4 लक्षण, यानी प्रकृति कैसी होगी, कहां पर रखा होगा वस्तु, आकार कैसे होगी, ठीक है ना, उसकी स्थिति, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें क्या करने हैं, करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन सारे आते हैं। चलो है ना, देखो 2 मिनट में ऐसे करता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लिखते हैं क्या कि हमें दिया क्या है, फोकस दूरी कितनी बताओ, एफ कितना है 30, कितना है 30 सेंटीमीटर, लेंस तो कौन सा है अवतल, अवतल है तो लेंस एफ तो नेगेटिव रहेगा, है ना। अब क्या बोलता है 15 सेंटीमीटर दूरी पर, वाओ, तो यू होगा तुम्हारा उसका माइनस का 15, ठीक है ना। क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि अब लेंस तो कोई सा भी हो, यू तो नेगेटिव रहता है ना। अब क्या हुआ देखो, आपको मिल गया दो चीज, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति बताओ, तो हम लोग वी निकालेंगे ना, वी हमको तो दिया नहीं इसमें, तो 1/v क्या होता है 1/u, सॉरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f एफ कितना है -1/30 हो गया, बराबर 1/v नहीं पता, 1/u, यू कितना है माइनस का 15, ठीक है ना। तो क्या बना, ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस, तो -1/30 हो गया ना, बराबर 1/v प्लस 1/15, इसको तो ले जाओ, तो माइनस का 1/30 यहाँ पहले से ही है, और ये क्या आ गया माइनस में इधर 1/15 नहीं आ गया, यहाँ क्या बचा 1/v, और इसको एलसीएम कितना आएगा 30, तो 1 - 2 बराबर कितना 1/v, है ना, यहाँ भी माइनस, तो v इक्वल टू क्या आएगा बताओ 30/3, ठीक है भाई 30 तो v हमारा 10 आएगा, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो, अच्छा देखो पॉजिटिव में आ रहा है, कहाँ आ रहा है पॉजिटिव, ये कह रहा है तुमसे कि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारे उत्तल लेंस है ना, सॉरी अवतल लेंस है ना, नेगेटिव मारे पॉजिटिव मारा है, पॉजिटिव मारे ना, ये जो हमारा अवतल लेंस है ना, कहीं गलती तो नहीं हुई इसमें, सब कुछ ठीक है ना इसका, हाँ, तो v हमारा नेगेटिव में आएगा भाई, किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, उसमें गलती नेगेटिव क्यों आएगा, हाँ ठीक, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब कहने का है कि प्रतिबिंब जो है कहने का इधर ही बना होगा, यहाँ रखा होगा वस्तु और यहाँ पर बना होगा प्रतिबिंब। देखो वस्तु दूर कितना है, वस्तु दूर है कितना कुल 15 सेंटीमीटर, है ना, है कि नहीं, दूरी कितनी है वस्तु की 15 सेंटीमीटर, और बीम कहां पर बना बताओ 10 सेंटीमीटर दूर, यानी अगर वस्तु था 15 सेंटीमीटर दूर, तो बीम कहां पर बना हुआ, पास बना हुआ इसके, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, ऐसे। तो रे डायग्राम तुमको ना पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है, ध्यान देना ऐसे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ बना है तुम्हारा इधर वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्रकृति, आभासी,
कहां पर स्थिति है? तो वस्तु के ओर ही बिंब भी, सॉरी, बिंब के ओर ही प्रतिबिंब भी है, लेकिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है ना। और कितना आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। अच्छा, हमसे यहाँ से अगर m पूछेगा, आवर्धन कितने गुना छोटा या बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? v बटे u होता है ना फॉर्मूला। v कितना निकला बताओ? 10, है ना। और u कितना निकला है? 15। ये मैंने सही मैंने ना, खत्म हो गया। कितना आएगा देखो? 0.6 आएगा। कितना आया? 0.6 आएगा। क्या मतलब हुआ? आवर्धन किसी वस्तु का 0.6 है। तो इससे क्या मतलब पता चलता है? इससे पता ये चल रहा है कि 0.6 गुना छोटा है। 0.6 गुना कौन? प्रतिबिंब। किससे? वस्तु की ऊंचाई से, ठीक है ना। ये चीजें हमें ये सिखा रहे, ठीक है ना। तो यहां हमने खत्म किया है चैप्टर नंबर 10 का एक पार्ट, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे प्रकाश के परावर्तन की, यानी कि दर्पण की, ठीक है ना। इस तरह के और वीडियोस के लिए ना चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक वीडियो को जरूर कर दें, ठीक है ना। और 10th स्टैंडर्ड हो चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, इसकी कंप्लीट बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्वेश्चनों की। हर दिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।